Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to do the analysis of CDS 1 2026 current affairs. तो मैं आशा करता हूँ कि जिन्होंने भी CDS एग्जामिनेशन को इस दिया है, ठीक है, तो उनका CDS काफ़ी अच्छा गया होगा और करंट अफेयर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं की होगी जिन्होंने ब्रह्मास्त्र को डिलीजेंटली फॉलो किया है। ठीक है, अब वीडियो शुरू करने से पहले यार कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो शुरू होने से पहले ही कुछ माइंड में एक प्री कंसेप्ट नोशन लेके ना चले। देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस वीडियो का मोटो ये नहीं है कि मैं आपको ब्रह्मास्त्र बताऊं कि जिन्होंने ब्रह्मास्त्र लगाया, ठीक है, तो सिर्फ वही क्वेश्चन कर पाए होंगे। इस वीडियो का पर्पस ये है कि मैं आपको पूरा एक एनालिसिस करके दे दूंगा, ठीक है, और ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली यूपीएससी ने कैसे आपके क्वेश्चन फ्रेम किया था, किन सोर्सेज को रेफर किया था, ठीक है। और तीसरी चीज कि आप क्या कोई क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सोच सकते थे, कोई क्वेश्चन आप मान के चलो कहीं से भी नहीं पढ़े हो तब भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके बाद कोई एक आप अपनी धारणा बनाइएगा, ठीक है। बाकी बहुत बच्चे बोलने लगते हैं कि सर आप लोग कोर्स बेच रहे हो। देखो यार, कोर्स बनाया है तो ऑब्वियस बात है देने के लिए ही बनाया है, बट कोर्स के पीछे का सिर्फ इंटेंट मनी नहीं होता है। कोर्स के पीछे का इंटेंट ये होता है कि हम आपका काम आसान कैसे करें। अब आपको पता है कि करंट अफेयर के लिए आपको द हिंदू भी पढ़ना होता है, बहुत लोग बोलते हैं द इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लो, बहुत लोग बोलते हैं पीआईबी पढ़ो, हम भी बोलते हैं पीआईबी ही पढ़ो, ठीक है। अगर आप मान के चलो आपके पास कोई भी सोर्सेस नहीं है तो पीआईबी तो आपके फ्रीली अवेलेबल है। हर दिन आपके पीआईबी प्रेस रिलीज होता है, तो उसको जाइए पढ़िए, नोट्स बनाइए, है ना। इट इज टोटली योर डिस्क्रिप्शन। हम क्या कर रहे हैं आपके लिए ब्रह्मास्त्र में कि हम आपके लिए पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ लोगों की टीम है जो कि डेली बेसिस पे आपके पीआईबी को पढ़ती है, वहां से जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको कंपाइल करके ब्रह्मास्त्र के फॉर्म में आपको दे देती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका समय बच जाता है, आपको टू द पॉइंट चीजें मिल जाती है और उस मेहनत के लिए हम कुछ नॉमिनल चार्जेस करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कोर्सेस आप लेना है, नहीं लेना है, यार आप बच्चे तो हो नहीं, है ना, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये आप इतने समझदार हो कि आपको क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है। इवन इस वीडियो के बाद भी मैं पूरे वीडियो में ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ब्रह्मास्त्र ही लेना चाहिए या ब्रह्मास्त्र से ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। पूरे वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट सोर्स बताऊंगा, कोई मैनिपुलेट नहीं करूंगा मैं आपके माइंड को कि नहीं आप ब्रह्मास्त्र नहीं लिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। अगर आपने कहीं और से भी पढ़ा हुआ है तो अनडाउटेडली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। तो वीडियो के इंटेंट को समझिए, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले तो ऑब्वियस ही बात है हमारा सोर्स है ब्रह्मास्त्र, तो मैं वहां से दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन हिट किए आपके, राइट। पहले भी मैं बता सकता हूं कि हमारे लगभग 70 to 80% क्वेश्चन हिट किए हैं। एग्जैक्ट मैं आपको सोर्स दिखाऊंगा, कहीं भी आपके इनडायरेक्ट सोर्स नहीं बताऊंगा, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अप्रोच करना था, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि करंट अफेयर में 100% अगर कोई कवरेज क्लेम कर रहा है ना तो पागल बना रहा है आपको, क्योंकि करंट अफेयर में 100% कवरेज किया ही नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ आके परेशान करेगा ही आपको। क्लियर हुआ इतना? तो सबसे पहले देखो हमारा जो पहला टॉपिक था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गवर्नमेंट प्रोग्राम स्कीम इज आर करेक्ट। अच्छा, ये भी मैं बता दूं आप लोग को कि सीडीएस में अराउंड जो आपके करंट अफेयर इंस्पायर्ड क्वेश्चन थे वो कितने थे, अराउंड 22 to 23 क्वेश्चन थे, ठीक है। इतना हमें मिल पाया, हो सकता है एक दो और होगा, छूट गया होगा, लेकिन मोटा मोटी आप ले सकते हो रेंज यही था, 20 से 23 क्वेश्चन के बीच में आपके प्योरली करंट अफेयर इंस्पायर्ड थे। क्लियर हुआ? अब जैसे मानिए चलो ये वाला आपका क्वेश्चन है, अब सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि इसका सोर्स क्या है, क्योंकि यार ये वीडियो का पर्पस है ही नहीं। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर ये स्टेटमेंट आया, मान चलो आपने सीडीएस कल दिया होगा तो आपको आइडिया होगा कि आपने क्या सोचा, और अब आपको आगे अगर मान चलो सीएपीएफ आप अटेम्प्ट दे रहे हो तो वहां पे अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सोचना है, ठीक है। तो मैं आपको तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखो सबसे पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गवर्नमेंट प्रोग्राम इज आर करेक्ट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ इज अ प्रोग्राम मेंट फॉर इंप्रूविंग स्किल्स ऑफ द रूरल यूथ इन डिफरेंट थीमेटिक एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे बताओ, स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ की बात कर रहा है, ठीक है। अब रूरल यूथ मतलब कि रूरल में ज्यादातर हमारे क्या डोमिनेट करता है, एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है, ठीक है। अब इस टाइप के स्टेटमेंट ना आपके यार करेक्ट होते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी का पीवाईक्यू लगाते हो, बहुत दिनों से लगाते हुए आ रहे हो, तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा स्टेटमेंट लग रहा है जहाँ पे यूपीएससी आपको ट्रैप कर सकता है। यूपीएससी जनरली आपको कहाँ पे ट्रैप करती है ये भी आप समझिए, ठीक है। जो लोग फॉलो कर रहे हैं ना मेरे को, वो समझ पा रहे होंगे, जो एकदम नए नए जुड़े होंगे तो वो फिर वही बोलेंगे कि सर इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो आप पहले इसको समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जब भी आपके ऐसे कॉमन स्टेटमेंट होता है, ये काइंड ऑफ आप मान सकते हो एक आपका एलिमिनेशन ट्रिक भी होता है, कि जब भी इस टाइप का स्टेटमेंट होता है जो कि बहुत जनरल होता है, ठीक है, अगर यहीं पे बोल देता तो मान के चलो अगर आपको यूपीएससी ट्रैप करना चाहता है ना, फंसाना चाहता, कंफ्यूज करना चाहता, तब वो कैसे स्टेटमेंट बनाता वो, क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट है, ये तो अभी सही है, लेकिन अगर यूपीएससी को ट्रैप करना होता तो कैसे वो पूछता। सेम है, यही स्टेटमेंट रहता, स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ इज अ प्रोग्राम मेंट फॉर इंप्रूविंग स्कूल्स ऑफ द रूरल यूथ इन डिफरेंट थीमेटिक एरियाज ऑफ ओनली एग्रीकल्चर, ठीक है। यहां पे जैसी ओनली लगा देता
तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं होगा, क्योंकि रूरल एक्टिविटी में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ओनली नहीं लगा है, काफी जनरल स्टेटमेंट है, दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट। समझ है? कोई भी सोर्स की नीड है क्या आपको? इसके लिए एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ भी इस स्टेटमेंट को आप सही कर सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट देखो, दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे, NRLM फोकसेस ऑन क्रिएटिंग इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये चीज हमारे ब्रह्मास्त्र में कवर्ड था ही, है ना। और अभी मैंने रिसेंटली एक स्कीम वाली वीडियो लाई थी, आपको याद होगा, ठीक है, जिन्होंने देखा होगा तो उनको पता होगा, मेरे को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की भी नहीं है। तो वहाँ पे मैंने देखो दीनदयाल अंत्योदय योजना को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब इसमें हमारे जो टारगेट बेनिफिशियरीज है कौन कौन थे, यहाँ पे हमारे टारगेट बेनिफिशियरीज आप देख सकते हो, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज इंडिविजुअल इंक्लूडिंग अर्बन पुअर, रूरल पुअर, स्ट्रीट वेंडर, होमलेस पर्सन एंड वुमेन इन SHGs। मतलब ये सारे लोग, मतलब यहाँ पे टारगेट बेनिफिशियरीज हैं, इनकी स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, इनके बोलते हैं ना, इनको अपॉर्चुनिटीज देने की मतलब बात की जा रही है, इनको इतना सक्षम बना दिया जाए कि इनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो जाए। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे भी अगर यूपीएससी को जनरली रॉन्ग करना होता तो वो क्या करता, ओनली लगा देता, ओनली फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो आपका स्टेटमेंट क्या होता, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और भी टारगेट बेनिफिशियरीज है, सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं है, यहाँ पे पुअर भी है, रूरल पुअर भी है। तो ये चीज समझिए, है ना, जब आप PYQ एनालाइज करते हो तो ये सब बातों का ध्यान रखना बहुत बहुत आवश्यक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, राइट। अब तीसरा स्टेटमेंट देखो, अब देखो यहाँ पे कैसे यूपीएससी आपके साथ खेला करेगा। और स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इज मेंट फॉर क्रिएटिंग एंड इनेबलिंग रूरल बिजनेस डेवलपमेंट इकोसिस्टम फॉर सपोर्टिंग ऑल विमेन एक्सेप्ट फॉर दोज इंगेज्ड विद सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आपका स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, सबसे पहले तो मैं ये दिखा दूं कि ये भी आपके कवर्ड है, सेम जो स्कीम वाली वीडियो थी उसमें। ये देखो, ये वाला लाइन देख रहे होगे आप, SVEP which has supported over 3.74 lakh enterprises। आई होप आप लोग को क्लियरली विजिबल होगा, नहीं भी होगा तो कोई नहीं, आपने स्कीम्स वाली वीडियो देखा ही है, ये डॉक्यूमेंट भी हमने आपके साथ शेयर किया, तो वहां से जाके वेरीफाई कर लेना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मिशन इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इंपावरिंग द SHGs, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये मिशन जो है आपके SHG को भी इंपावर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सारी वीमेन को ये इंक्लूड तो कर रहा है, लेकिन SHGs को इंक्लूड नहीं कर रहा है। अब मान चलो आपने ये सोर्सेस नहीं पढ़ा होता, मान के चलो आपने हमारी मैगजीन नहीं पढ़ी है, ये स्कीम्स वाली वीडियो नहीं देखी है, तब भी आप यार स्टेटमेंट सही कर सकते थे। आप देखो ना, आप मान के चलो कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट ला रही है, तो उनको क्या SHG से दुश्मन है कोई? सेल्फ हेल्प ग्रुप से गवर्नमेंट को कोई दुश्मनी थोड़ी ना कि वो इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करेंगे यार? यहाँ पे ऑल वुमेन लिखा है, लेकिन एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्शन दे दिया SHGs का, दैट्स व्हाई स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जैसे ही आपका 3 कटता है तो 3 गया, आप डायरेक्ट स्टेटमेंट पे आ गए B, ठीक है। तो इवन आप पहले के लिए श्योर नहीं होते, दूसरे के लिए श्योर नहीं भी होते, तीसरा अगर सिर्फ मियर एलिमिनेशन मेथड लगाते तो आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाते अपने 1 और 2 पे। आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे मैंने आपको सोर्स तो बता ही दिया कि अगर आप ब्रह्मास्त्र फॉलो किए होते तब भी आप सॉल्व कर लेते, अगर नहीं फॉलो किए होते तब भी आप ये एलिमिनेशन के थ्रू आप सॉल्व कर लिए होते। अब बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट भी किया है ना, मेरे से पर्सनली भी रिक्वेस्ट किया कमेंट सेक्शन के थ्रू भी कि सर आप जो ये एलिमिनेशन वाली मेथड बताते हो वीडियो लाना। तो यार मैं लाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। CAPF एग्जामिनेशन से पहले ही आपके ये एलिमिनेशन वीडियो लाऊंगा, जहां पे आपको मैं हर एक मतलब एक कैसे यूपीएससी जो एग्जामिनर होता है उसका माइंडसेट क्या होता है, कैसे आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस एलिमिनेट करने होते हैं, और ये सब यार मतलब सालों की मेहनत है ना, मतलब मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ पेपर जब एनालाइज किया हो ना, तब जाके वो हमने कंक्लूड कर पाया कि यहाँ पे ऐसे ट्रैप करता है यूपीएससी, ऐसे ट्रैप करता है। जिस दिन वो चीज़ सीख जाओगे ना, तो अगर मान के चलो आप 100 के अराउंड स्कोर कर रहे हो तो आपका स्कोर आराम से 150 के अराउंड टच कर सकता है। मतलब इतनी पोटेंशियल इस एलिमिनेशन ट्रिक में। और मैं हर बार ये बोलता हूँ कि यूपीएससी इज नॉट ओनली द गेम ऑफ नॉलेज, सिर्फ ये नॉलेज का गेम नहीं है, बल्कि ये आपके सेंस का भी गेम है, ये आपके लॉजिक का भी गेम है, ठीक है, ये आपके कॉमन सेंस का भी गेम है। तो जिन बच्चों के पास ये 3 चीज़ नहीं है, सिर्फ वो मान चलो पढ़ के जा रहे हैं एकदम, सोच रहे हैं कि नॉलेज के बेसिस पे एग्जाम निकाल लेंगे, तो नहीं निकलेगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे ना आप CSC क्लियर कर सकते हो, ना आप CAPF क्लियर कर सकते हो। आपको ये सब एलिमिनेशन मेथड, ये जो थोड़ा कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस, जनरल अवेयरनेस, इसकी बहुत ज़रूरत है ना, तभी आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। आई होप मुद्दा क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट मेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया? तो ये आपका क्वेश्चन है। अब ऑप्शन देखो ध्यान से, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये भी हमने कवर कराया हुआ है। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ये भी आपके बजट में मेंशन था। PM स्वनिधि एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन। आप बोलोगे कि सर ठीक है, इसमें आपका सोर्स कहाँ है? तो मैं पहले बता दूं, PM स्वनिधि का मैंने यहाँ पे सोर्स लगा रखा है, और ये हमारे ब्रह्मास्त्र में भी कवर्ड है, तो आप जाके वहां से भी वेरीफाई कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मान के चलो ये एग्रीकल्चर स्कीम है, और PM स्वनिधि तो अभी मैंने लेटेस्ट में ही पढ़ा है, मुझे लग रहा है 2 हफ्ते भी नहीं हुए, है ना। 2 हफ्ते पहले मैंने स्कीम्स वाली वीडियो लाई थी आपके, और वहाँ पे PM स्वनिधि आपके पढ़ाया था। मल्टीपल मंथ्स के मैगजीन में भी मैंने आपको PM स्वनिधि पढ़ाया है। तो PM स्वनिधि में आपने क्या पढ़ा है कि वहाँ पे किसके लिए वो बनाया गया है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए।
स्ट्रीट वेंडर्स को इजीली लोन प्रोवाइड हो सके, है ना, कम इंटरेस्ट रेट पे, इसलिए तो स्वनिधि प्रोग्राम लाया गया ना। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से कौन रिलेटेड नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है पीएम स्वनिधि होगा, क्योंकि ये देखो किसान मानधन, यहाँ से आप आराम से इसको हटा सकते थे, यहाँ पे नॉट पूछा ना, तो ये तो है भाई एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन, ये भी आपके रिलेटेड है। तो पीएम स्वनिधि अगर आपको आइडिया होता है कि ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ना कि फार्मर्स के लिए, तो आप डायरेक्टली सवाल तक पहुंच जाते, मतलब सॉरी अपने आंसर तक पहुंच जाते, ये आपका होता है आंसर। क्लियर हो इतना? आगे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। अब देखो ये भी जो है आपका, यहाँ पे आपके जो सेकंड स्टेटमेंट है थीम योगा वाला, अब हम ये नहीं बोल रहे कि ये सिर्फ हमारे सोर्सेस में कवर था, ये हालांकि है जून का न्यूज़। और आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मास्त्र जो है हमारा कब से शुरू किया हमने, ब्रह्मास्त्र हमने अगस्त से शुरू किया हुआ है, ठीक है। तो ये जून 2025 का न्यूज़ है। स्टिल इससे पहले क्या हम कोई करंट अफेयर नहीं देते थे, और मेरे द्वारा ही उससे पहले भी वीडियोस लाई जाती थी आपके मंथली जो कटआउट आपको आज भी जो फ्रीली प्रोवाइड किया जाता है ना, जहाँ पे आपके पीआईबी, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और इंपॉर्टेंट न्यूज़ का कटआउट एज इट इज़ आपको दिया जाता है, ठीक है। तो वही कटआउट में से मैंने फोटो लगाया, और जून का आप देखोगे जाके मंथली वीडियो मेरी, ये सेम यूट्यूब चैनल अचीव CAPF पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे बताया हुआ है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का जो थीम था वो क्या था, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। अब ऐसा नहीं है कि आप ये हमारी वीडियो देखते तभी सॉल्व कर पाते, ये जनरली लगभग हर मैगजीन में ही कवर्ड होता है, कोई भी इंस्टीट्यूट का मैगजीन हो, ठीक है। तो आप आराम से इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन थीम होता है योगा का। अभी नेक्स्ट 2026 का योगा डे आने वाला है, तो इसका भी थीम आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके जुलाई में एग्जामिनेशन है, तो ये थीम याद कर लेना, राइट। तो ये आपका सेकेंड सही हो गया। अब पहला स्टेटमेंट जो था हमने कवर नहीं करा है, ठीक है, ऑनेस्टली। अब यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट में देखो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिया ना, अगर आपने सेकंड सही कर लिया तो आपने वैसे भी आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। यहाँ पे क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ये तो पता लग गया हमारा कि एक स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है, ठीक है, सॉरी एक स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही है। तो यहाँ पे आपका मान के चलो बोथ 1 और 2 तो खत्म हो गया, राइट, और 2 ओनली भी खत्म हो गया। तो ये दोनों को काटो, देखो कैसे एलिमिनेशन करना होता है। तो ये काटा आपने, इसको काटा आपने, और इसको काट दिया, क्लियर हुआ। अब आप आ गए 50-50 पे, 50% पे आ गए। अब मान चलो ये जो पहला स्टेटमेंट है, द थर्ड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन दिसंबर 2025। मान लीजिए चलो किसी मैगजीन में आपने नहीं पढ़ा, किसी करंट अफेयर में नहीं पढ़ा, हमारे मैगजीन में भी कवर नहीं था टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो अब आप इसको क्या अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, क्वेश्चन एकदम करना चाहिए। क्या बोलता हूँ हमेशा कि अगर जब भी किसी क्वेश्चन में आप 50% ऑप्शन एलिमिनेट कर ले रहे हो, तो यार गो फॉर दैट, ठीक है। मतलब आपका 50-50% चांसेस रहता है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे हो, तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। दूसरा चीज लॉजिक भी यही कहता है कि देखो यार मोस्ट ऑफ दी जो समिट होता है, कन्वेंशन होता है, वो दिल्ली में ही हो रहा होता है। चाहे आपका वो AI समिट, जो AI पैक्ट समिट हुआ था वो भी दिल्ली में हुआ था, ठीक है। जो आपका कमांडर कॉन्फ्रेंस हुआ था वो भी दिल्ली में हुआ था, जो बुक्स फेस्टिवल होता है वो भी दिल्ली में होता है, आयुष फेस्टिवल दिल्ली में होता है, ट्राइब्स फेस्टिवल दिल्ली में होता है, समझ रहे हो। मतलब जितने भी आपके इंटरनेशनल इवेंट होते हैं, ORF का जो होता है आपका रायसेना डायलॉग, कहाँ होता है वो भी दिल्ली में होता है। तो मोस्ट ऑफ दी जो आपके समिट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो दिल्ली में ही हो रहा होता है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हर बार दिल्ली होता है, लेकिन अगर मान चलो एग्जाम में आप ब्लैंक हो, 50-50% एलिमिनेट कर दिया है, और पहला ऑप्शन में बता रहा है कि जो WHO का ग्लोबल समिट था वो आपके दिल्ली में हुआ है, तो गो फॉर इट, इसको सही मान के चलो, ठीक है। मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नेदर 1 और 2, क्योंकि इसमें नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नेदर 1 और 2। क्लियर हो रहा है आपको कैसे सोचना है, कैसे ये करना है। और इसलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि ये वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि हम आपको सिर्फ सोर्स बताए कहां से पूछ रहा है, बल्कि मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कैसे सोचना है एग्जामिनेशन में। जरूरी नहीं है कि हर चीज आप पढ़ के ही जा सकते हो, ठीक है, कॉमन सेंस के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है। आगे आओ, ये देखो पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज ग्रीन एनर्जी टारगेट इज आर करेक्ट। अब देखो ये भी हमारे मैगजीन में कवर नहीं है, राइट, लेकिन आप क्या डायरेक्ट कवरेज नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट कवरेज तो है। तो सर ये न्यूज़ कहाँ पे था आपके, ये PIB में था, ठीक है। लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि PIB में आप चीज़ें पढ़ ही लोगे, है ना। यहाँ पे आप अब समझो, इसको भी आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो वापस से मैं सिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हम देख रहे हैं जहाँ पे हमारे मैगजीन से डायरेक्ट लिंकेज नहीं मिल रहा है। इसमें हालांकि सेकंड स्टेटमेंट का लिंकेज मिल गया, लेकिन पहले स्टेटमेंट का नहीं मिला, लेकिन इसमें आपके नहीं मिल रहा हमारे मैगजीन से लिंकेज। तो मैंने PIB का कटआउट लगा दिया, PIB में ये एज इट इज़ आपको मिल जाएगा, बट स्टिल PIB में यार इतने सारे प्रेस रिलीज होते हैं, तो आपसे भी छूट गया होगा। अब आओ, मान चल मैं एग्जाम में क्वेश्चन देखता, तो मैं क्या आगे बढ़ जाता, एकदम नहीं, मैं इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करता। कैसे करता, पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा। पहला, ONGC ग्रीन हैज सेट अप प्लान टू अचीव 10 गीगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट एक बार को होल्ड पे डालो। दूसरा स्टेटमेंट पे आओ, ONGC ग्रीन एंड IIM नागपुर हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हिच एम्स एट कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज ब्रॉडर गोल ऑफ अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाय 2050। अब यहाँ पे आपके कान खड़े होने चाहिए। अच्छा ये बताओ, जो भी मेरी ब्रह्मास्त्र को फॉलो करता है, कमेंट में बताना यार आप
कि मैंने आपको पंचामृत गोल कितनी बार बताया होगा, मैंने आपको एनडीसी कितनी बार बताया होगा, है ना, कि इंडिया का जो पंचामृत गोल है उसमें हमने क्या डिसाइड किया था कि हमें जो नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करना है वो टिल 2070 करना है ना। यहाँ पे क्या दिया है, 2050 दिया हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आप काट ही सकते हो ना यार। मैं हमेशा ये नहीं बोलता कि जो टॉपिक दिया है उसी से आप लिंक करके आंसर कर पाओगे। आपको अगर बोलते ना फ्रिंज नॉलेज भी है, अगर आपको उससे रिलेटेड नॉलेज भी है, अगर आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझना आता है, कॉम्प्रीहेंड करना आता है, तो आप आराम से स्टेटमेंट गलत कर लोगे। तो जिसको पंचामृत गोल पता होगा, जिसको इंडिया का एनडीसी पता होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट तो आंख बंद करके गलत मारेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाई 2050। ऐसे कैसे भाई, नेशनल जो हमारा टारगेट है वो तो 2070 का है ना, नेट जीरो कार्बन एमिशन का। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होते ही देखो यहाँ पे भी हम वापस से क्या हो गए, सेकंड ओनली, ये सेकंड कट गया यहाँ पे, बोथ 1 और 2 कट गया, तो वापस से आप क्या आ गए, 50-50 पे आ गए। तो क्या इस क्वेश्चन में रिस्क लेना चाहिए, एकदम लेना चाहिए, ठीक है। तो अब मान चलो हो सकता है कि आप 1 भी गलत करते, या हो सकता है कि आप इधर 1 और 2 के साथ जाते, तो ठीक है, ये अब लक का भी बात होता है, लेकिन एटलीस्ट यार 50-50 तो एलिमिनेट कर लिया ना। हालांकि ये जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या है आपका, सही है। ओएनजीसी ग्रीन हैज सेट अ प्लान टू अचीव 10 गीगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030, ये चीज़ याद रखना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1 ओनली। यहाँ पे भी दे रखा है आपके कि जो आपका ओएनजीसी है इसका टारगेट क्या है, टू अचीव 10 गीगावाट ऑफ ग्रीन कैपेसिटी बाय 2030 थ्रू सोलर, विंड एनर्जी, स्टोरेज, बायोफ्यूल्स एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। क्लियर हो, वापिस आओ। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया वॉज द पेसा टू महोत्सव 2025 हेल्ड। अब ये हमारे डायरेक्टली मैगजीन में भी कवर्ड था, ठीक है, पेसा महोत्सव दिसंबर वाले में, ठीक है। अब इस मैगजीन के ना वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं कुछ की आउटकम्स बताऊंगा, क्योंकि एनालिसिस इसी को कहते हैं कि पूरा मैगजीन एनालाइज करने के बाद हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया। तो उसके लिए आप लास्ट तक वीडियो के रुको, ठीक है, मैं लास्ट में बताऊंगा वो चीज़। तो ये दिख रहा है आपको मैगजीन में, डायरेक्ट हमने पेसा महोत्सव को अच्छे से कवर किया है। यहाँ पे क्या पूछ लिया, यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि क्या वेन्यू था इसका, है ना, कहाँ पे इसके कंडक्ट कराया गया था, कहाँ पे हेल्ड हुआ था ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम। कहाँ पे गिवन है ये देखो, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑर्गेनाइज्ड पेसा महोत्सव 2025 एट विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, टू कॉमेमोरेट द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। क्लियर हुआ। हो सकता है आपसे पेसा पे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पैसा से भी रिलेटेड आपके दे दिया है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मास्त्र में सिर्फ हम आपको करंट ही पढ़ाते हैं, उसके पीछे का स्टैटिक भी मैं पढ़ाता हूँ। तो ये जो नए जुड़ रहे हैं बस मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको सब कुछ पता है। क्लियर हुआ इतना, तो आगे बढ़िए। ये डायरेक्ट हमारे सोर्स से है, वापिस आओ। सुजलम भारत ऐप लॉन्च्ड इन दिसंबर 2025 एमसेट, तो ये भी डायरेक्ट हमारे मैगजीन से, देखो ये भी हमने किस में कवर किया, दिसंबर में कवर किया। तो दिसंबर से देख रहे हो आप, बहुत सारे न्यूज़ मिल रहे हैं आपको, राइट। तो सुजलम भारत ऐप आपके किस चीज़ के लिए, ये है आपके रूरल ड्रिंकिंग वाटर गवर्नेंस के लिए। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्मिंग रूरल ड्रिंकिंग वाटर गवर्नेंस। डायरेक्ट मार सकते थे, सही है ना, पढ़ के गए होते। तो इसमें मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ट्रिप लगाओ, ये डायरेक्ट आप मार सकते थे, सिंपल सा है ना। 4 लाइन में आपके न्यूज़ कवर है और वहाँ से एक क्वेश्चन हिट हो गया आपके। क्लियर हुआ। और ये भी नहीं है कि बहुत पुराना न्यूज़ है, दिसंबर में ही मैंने कवर करा है, और दिसंबर की वीडियो भी आपके 1 महीने भी नहीं हुई है अपलोड हुए हुए, तो ताजी आपकी नॉलेज है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये ऑपरेशन सागर बंधु वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रोवाइड सर्च एंड रेस्क्यू, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ सपोर्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। क्लियर हुआ। तो ये हमारे मैगजीन में कवर्ड था, ऑपरेशन सागर बंधु, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ पे चलाया गया था, आपके श्रीलंका में चलाया गया था। ये काइंड ऑफ एक आपके HADR एक्सरसाइज थी। किस लिए चलाई गई थी, क्योंकि आपको पता है श्रीलंका में जो साइक्लोन दितवा था उसने हिट किया था, साइक्लोन दितवा। तो अब जैसे मान चलो यहाँ पे पूछ लिया कि किस कंट्री में आपके ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया गया, हो सकता है CAPF में पूछ ले कि किस वजह से लॉन्च किया गया, है ना, या किस साइक्लोन ने हिट किया था तो सागर बंधु ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तो आप साइक्लोन का नाम क्या बताओगे, दितवा। एक स्टेप और आगे जाना होगा तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि साइक्लोन दितवा का नाम किसने दिया है। तो देखो मैगजीन में हम सब चीज़ें कवर करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेम गिवन बाय यमन, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये पढ़ के आगे बढ़ जाना है। एनालिसिस ये कहता है कि जब भी आप कोई ऑपरेशन पढ़ रहे हो तो इससे मिलता जुलता ऑपरेशन भी आपको यहीं पे साथ के साथ रिलेट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिंधु रिलेट कर लोगे, कमेंट में बताना जरा, ये भी मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा हमने कहाँ पे किया था, म्यांमार में कंडक्ट कराया था। किस लिए, क्योंकि वहाँ पे आपके अर्थक्वेक आया था। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, बहुत सारे इवैक्यूएशन प्रोग्राम चलाती है, ठीक है। बहुत बार इंडियन नेशनल को इवैक्यूएट करने के लिए, बहुत बार HADR एक्सरसाइज के लिए। क्लियर हुआ इतना। तो इस तरीके से आपको न्यूज़ का होलिस्टिक कवरेज करना है। और बाकी ये जो हम आपको मंथली कटआउट प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे भी आपके मतलब 1-2 बार नहीं, मतलब मल्टीपल टाइम सेम मैगजीन में आपके 3 से 4 बार आपके कवर्ड था ऑपरेशन सागर बंधु। आ जाओ वापस। India and New Zealand have signed a free trade agreement in December 2025, in which of the following areas has cooperation under the FTA has been agreed upon between the two countries। अब यहाँ पे पूछ रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब यार देखो इस टाइप के जो न्यूज़ होते हैं ना, हमारे में कवर्ड नहीं है। क्यों नहीं कवर्ड है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको पता है कि इंडिया हर साल लगभग 10 कंट्री के साथ FTA साइन कर ही लेता है।
है ना, जब से पीयूष गोयल साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है, तो आपको पता है कि हर एक साल में मतलब लगभग 10 कंट्री के साथ हम एफटीए साइन करते हैं। अब उस एफटीए में कितने सारे प्रोविजन होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप एक एक क्लॉज याद करो? अच्छा, क्या यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप एक एक क्लॉज याद करो? तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो सर ये क्वेश्चन क्यों दे दिया? इसमें क्या पूछ रहा है कि किन किन आपके सेक्टर में हमने न्यूजीलैंड के साथ एफटीए साइन किया है? तो यार यूपीएससी यहाँ पे आपके नॉलेज नहीं चेक करना चाहता है, यूपीएससी आपकी कॉमन सेंस चेक करना चाहता है। यूपीएससी को ही पता है यार कि कोई बच्चा, इवन यूपीएससी का भी कोई मेंबर बैठ के दे देना तो वो भी एक एक क्लॉज ही नहीं याद कर सकता है। लेकिन कॉमन सेंस क्या कहते हैं यहाँ पे, प्योर लॉजिक क्या कहता है? देखो यहाँ पे क्या दिया है, आयुष दिया है, ऑडियो विजुअल टूरिज्म दिया है, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम दिया है, हॉर्टिकल्चर दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमेशा आपका जो आंसर होता है क्या होता है, वो ऑल ऑफ द अबव होता है। मैं बता रहा हूँ, जब आपको मैं एलिमिनेशन टेक्निक सिखाऊंगा ना, और जब मैं आपको क्वेश्चन डिकोड करना सिखाऊंगा, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सोचना होता है। तो यार कोई एक सेक्टर आपको खुद सोचो ना यार, यूपीएससी क्यों एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि आप एक एक चीज बैठ के याद करो, अपना टाइम वेस्ट करो? यूपीएससी यहाँ बस चेक करना चाहता है कि आप कितने स्मार्ट हो, और जो स्मार्ट बच्चा होगा ऑल ऑफ द अबव मार्क आएगा। जैसे आपको पता होगा जो बच्चे सीएससी वगैरह देते हैं, तो देखो जो साइंस के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिन्होंने अच्छे से एनालाइज किया उनको ये आइडिया होगा, वो मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे होंगे। साइंस से कभी भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एप्लीकेशन बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, ऑल ऑफ द अबव के साथ जाते हैं, क्योंकि यू नेवर नो ना कि कौन सा टेक्नोलॉजी किस चीज़ में काम आ सकता है। हो सकता है अभी उसका हमने स्कोप नहीं डिस्कवर किया है, लेकिन कल को मान चलो उस टेक्नोलॉजी से कोई पर्टिकुलर चीज़ करना पॉसिबल हो पाए। इसलिए हम हमेशा सेफर साइड में क्या लेके जाते हैं, ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि इस टेक्नोलॉजी से हम हर चीज़ कर सकते हैं, एआई से हम हर चीज़ कर सकते हैं, जो अभी नहीं हुआ है वो भी कर सकते हैं फ्यूचर में। क्लियर हुआ? उस तरीके से, इसी तरीके से यहाँ पे भी जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, 4, कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए नहीं साइन करेगा इंडिया इन चारों सेक्टर के लिए साइन किया है। आई होप आप लोग लॉजिक से क्लियर कर पा रहे होगे। दैट्स वाई हमारी मैगजीन में कवर नहीं था, और कहीं कोई कवर कर भी रहा है, ठीक है, तो एक दो वो तुक्का से ही भिड़ जाएगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये बहुत समझदारी है कि आप एक एक एफटीए का एक एक प्रोविजन पढ़ने जाओ। क्लियर हो रहा है इतना? तो ये हम एनालिसिस पार्ट कर रहे हैं। अब आओ वापस आगे, पीएम मित्रा स्कीम, क्या ये हमारे मैगजीन में कवर्ड है? एकदम कवर्ड है। और ये लेटेस्ट मैंने जो स्कीम वाली न्यूज़ आपको कराई है, वहीं पे मैंने आपको बताया पीएम मित्रा स्कीम किस लिए था, जो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर है उसको प्रमोट करने के लिए, राइट। और ये अभी का स्कीम नहीं है, ठीक है, स्कीम बहुत पहले ही लॉन्च हो चुका था। इस स्कीम मतलब ये जो स्कीम लॉन्च हुआ था 2021 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसमें 5F फ्रेमवर्क की बात की गई थी, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि इसमें एम पूछा जनरली, तो एम क्या है इसमें? देखो पहला है आपका क्या, एनर्जी बोल रहा है, एनर्जी तो है ही नहीं, पहला काट दो। दूसरा इट एम्स एट डेवलपिंग इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स इन इंडिया, ये सही बात है ना। पीएम मित्रा स्कीम के अंदर जो 7 टेक्सटाइल पार्क सेटअप करने का प्रावधान किया गया। अब आपको हो सकता है सीएपीएफ में कैसे क्वेश्चन पूछ देगा, सीएपीएफ में आपसे पूछ देगा कि ये 7 जो पार्क है किन किन सिटीज में या किन किन आपके स्टेट में सेटअप करने का प्रावधान किया गया है। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा क्लियरली विजिबल नहीं होगा, लेकिन मैंने ये कवर कराया। ये मध्य प्रदेश हो गया, ये गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो इन सबको मैं रिकमेंड करूंगा। ये जो 7 आपके प्लेस हैं जहाँ पे मित्रा जो पार्क है, जो टेक्सटाइल पार्क से जिनका सेटअप करना है, राइट, इनके बारे में याद कर लेना। यहाँ से हो सकता है यूपीएससी अब नया क्वेश्चन बनाएगा कि इनमें से कौन से स्टेट है जहाँ पे आपके टेक्सटाइल पार्क अंडर पीएम मित्रा स्कीम नहीं सेटअप होना है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा। क्लियर हो रहा है कि सिर्फ आपको ये न्यूज़ पढ़ के नहीं आगे जाना है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने सोर्स बता दिया और आगे बढ़ गया जैसे लोग जनरली करते हैं। यहाँ पे मेरा काम ये भी है कि अगर इससे अगर एक स्टेप आगे जाता है यूपीएससी, तब भी आप आंसर करने के पोजीशन में हो। आइए आगे, Who amongst the following was not a part of the Indian squash team? देखो ये भी यार, ये न्यूज़ भी ना हमने 3 से 4 बार कवर किया कटआउट में। तो ये मैं जो वीकली आपके लेता था पहले, अभी हमने बंद करा हुआ है, सिर्फ ब्रह्मास्त्र ले रहे हैं क्योंकि टाइम कांस्टेंट होता है थोड़ा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग आगे, क्योंकि वो उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आती थी, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर ब्रह्मास्त्र आज भी देखते हैं, लेकिन मैंने ये वीकली में सारा करा रखा है, ये कटआउट्स वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सेम स्क्वाश टीम से लेके 4 आपके कटआउट लगाए गए थे, समझ आ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा कि कौन इसमें नहीं है टीम में, तो आप देख सकते हो न्यूज़ में कौन कौन है। यहाँ पे अभय सिंह है, वेलबन सेंथी कुमार है, जोशन चिनप्पा है और अनहट सिंह है। अनहट सिंह लेडी है, ठीक है, तो ये देख सकते हो इनकी इमेज भी है। अनहट सिंह हो गया, जोशन चिनप्पा हो गया, ये जोशन चिनप्पा हो गया, ठीक है। उसके बाद अभय सिंह हो गया ये। तो अब यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, जोशन चिनप्पा तो है, यहाँ पे नॉट पूछा है, अनहट सिंह भी है, अभय सिंह भी है, तो ये तीनों हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, अर्जुन एरिगेसी। क्लियर हुआ? तो ये भी हमारे सोर्सेस में कवर्ड है कटआउट में, राइट। फिर आगे आओ, डीआरडीओ एंड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन दिसंबर 2025। ये भी देखो आपके दिसंबर से न्यूज़ है, राइट, और इसको भी हमने कवरेज नहीं किया था। अब क्या आपने मान के चलो यार, कोई न्यूज़ अगर आपके ब्रह्मास्त्र में कवरेज नहीं है तो सर क्या उसको हम छोड़ दें? एकदम मत छोड़ो यार, पहले क्वेश्चन तो पढ़ो, देखो कितना ईजी क्वेश्चन है। ये देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दिस एमओई एम्स टू फोस्टर कोलैबोरेशन इन द एरिया ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी, सपोर्ट फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। कितना जनरल स्टेटमेंट है। मैं क्या बताया, जब भी जनरल स्टेटमेंट होता है ना, वो सही ही होता है, क्योंकि यार डीआरडीओ किसी के साथ अगर एमओयू साइन करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि टेक्नोलॉजी में
डिफेंस में, इंटरनल सिक्योरिटी में, इसी से रिलेटेड साइन करेगी, है ना। तो पहले स्टेटमेंट एकदम जनरल है, कोई ट्रैप नहीं है इसमें, तो ये सही हो जाता है। दूसरे पे आओ, RRU इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपके कान खड़े होने चाहिए यार, यहाँ पे हम DRDO की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्र रक्षा है, तो रक्षा एजुकेशन के अंदर कैसे आ जाएगा, आप लॉजिक लगाओ ना। और वैसे भी जो हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है वो ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो UPSC मिनिस्ट्री मेंशन करती है ना, वहाँ पे वो ट्रैप करती है, ठीक है। तो अगर एलिमिनेशन और लॉजिक के साथ भी जाओगे, आप लॉजिक के साथ जाओगे तब भी इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे, और एलिमिनेशन मेथड जब मैं सिखा दूंगा तब भी आप इजीली एलिमिनेट कर लोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मिनिस्ट्री जो होती है आपकी गलत होती है। अनटिल अनलेस आप पूरा श्योर नहीं हो, आपने पढ़ा नहीं है कि हाँ भाई इसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो आप गलत मान के चल सकते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है यार कि आपने कहीं से नहीं कवर किया तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। आप एग्जामिनेशन में बैठे हो, आप कंपटीशन में बैठे हो, तो आपको लॉजिक पे आपके ट्रस्ट होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे कि मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं, मेरे पास इतनी स्टैटिक नॉलेज है, तो क्या हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो इसका आंसर हो गया 1 ओनली। आगे आइए, हालांकि ये PIB में भी कवर था आपके दिसंबर में, देख सकते हो 22 दिसंबर का ही ये प्रेस रिलीज है। तो ये किसके अंदर में आता है, तो अब देख ही लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर नहीं आता है। तो मान चलो ये मिनिस्ट्री हमें नहीं भी पता था, तब भी मैं लॉजिक से उसको गलत मार के आता। अब आ गया, Who among the following has recently scripted history by becoming the first Indian cricketer to secure 100 wickets and 1000 run in T20 international? अब देखो ये भी आप एक एक न्यूज़ तो कवर करा नहीं सकते। बाकी इंडिया यार क्रिकेट, इंडिया में क्रिकेट की क्या रेलिवेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, है ना। तो आप सब इन सारी चीज़ों से अवेयर वैसे भी रहते हो। तो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, या तो आपको पता है या नहीं पता है ना। क्योंकि स्पोर्ट्स वाला सेक्शन में कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ो। अगर आप क्रिकेट लवर हो, क्रिकेट देख रहे हो, तो इसका आंसर आप बता दोगे, हार्दिक पांड्या था, है ना। लेकिन अगर आप मान चलो क्रिकेट लवर नहीं हो, क्रिकेट नहीं देखे और कहीं नहीं पढ़ा, तो स्किप दिस क्वेश्चन। आपको जरूरी नहीं है कि CA में अगर 22 क्वेश्चन आया तो 22 के 22 सॉल्व करके आना है। क्लियर हुआ। तो ये सब फैक्चुअल में कोई एलिमिनेशन नहीं लगता, इधर आपको पता है नहीं पता है, दैट्स इट। फिर आ जाओ आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कॉम्प्रोमाइजेज द मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो ये मैंने बजट वाली जो वीडियो लाया था, और मैं यार आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ बजट और इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो कंप्लीट करके जाइए। उससे 5 से 6 क्वेश्चन हिट करने ही करने। CDS में तो थोड़े कम ही पूछे हैं, लेकिन यार CAPF में गारंटी मैं दे रहा हूँ। इस बार तो आपके 16th फाइनेंस कमीशन भी आ गया ना, तो एक बार बताना कमेंट सेक्शन में टाइप करके 16th फाइनेंस कमीशन पर वीडियो चाहिए। तो क्योंकि आपको पता होगा 2024 में 3 क्वेश्चन थे आपके सिर्फ 15th फाइनेंस कमीशन से। तो इस बार हो सकता है कि UPSC आपके 2-3 क्वेश्चन सिर्फ 16th फाइनेंस कमीशन से पूछ ले, ठीक है। तो बताइए कमेंट सेक्शन में जैसा आपको वीडियो चाहिए होगा। तो ये देख सकते हो बजट में डायरेक्टली कवर्ड है, ये डॉक्यूमेंट भी आपको फ्रीली शेयर किया गया है। तो जो आपका हाईएस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कौन सा है, इंटरेस्ट पेमेंट है। पिछले 2 साल से यही हो रहा है। अब यहाँ पे लॉजिक के साथ भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे, देखो यहाँ पे क्या पूछा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आपको पता है कि अगर गवर्नमेंट रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे पे खर्चा करेगी तो ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, ना कि रेवेन्यू में, ठीक है। तो आप C तो ऐसे ही एलिमिनेट कर लेते, C एलिमिनेट कर लिए। डिफेंस सर्विसेज में भी अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, ठीक है, अब पेंशन पे खर्चा करिए तो ये तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डिफेंस सर्विसेज पे मान चलो इक्विपमेंट्स प्रोडक्शन में खर्चा कर रही है या इक्विपमेंट्स परचेज करने में खर्चा कर रही है, तो वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है, राइट। तो आप डी भी आप इजीली एलिमिनेट कर लेते। अब आता है पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट, तो इसमें आप 2 पे जा सकते थे। तो बजट पढ़े होते तो डायरेक्ट बता देते इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि पिछले 2 साल से यही हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा B आंसर। बाकी हमने कवर भी किया है इसको बजट में अच्छे से, तो आप जाके एक बार वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। दोनों मैं बता रहा हूँ आपके CAPF के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फिर आ जाओ यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। अब इसको हमने बहुत अच्छे से कवर करा है, इकोनॉमिक सर्वे में ही मैंने इसका मेंशन किया था, ठीक है। उसके बाद ये हमारे मैगजीन में ही कवर्ड है, ब्रह्मास्त्र में भी कवर्ड है। तो आपको लगभग हर जगह मिल जाएगा फसल बीमा योजना का। तो ये आप सोर्सेज देख सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है ना, थोड़ा सा यार देखो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसलिए पिक्चर आपको क्लियर नहीं होगा कि कब लॉन्च हुआ, किस डिपार्टमेंट में किया, ठीक है, उसका क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, हम हर चीज़ कवर कराते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें भी जैसे खारिफ क्रॉप के लिए अलग प्रोविजन है। खारिफ जो आपके क्रॉप्स होते हैं उसमें जो फार्मर्स होते हैं उनको 2% प्रीमियम पे करना होता है, ठीक है। बाकी सारा गवर्नमेंट देखती है। गवर्नमेंट ने भी इतना बस रखा है इसलिए कि ताकि फार्मर्स को भी ये ना लगे कि ये भाई फ्री है ना। फ्री की चीज़ें क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, तो इसलिए कुछ गवर्नमेंट ने प्रावधान रखा है कि आपको बस इतना मिनिमम या लिमिटेड प्रीमियर पे करना है। यहाँ पे भी हमने ये ब्रह्मास्त्र में आपके कवर कर रखा है। लॉन्च इन 2016। खारिफ पे हम 2% पे करते हैं, राबी पे 1.5% करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1.5 था, सॉरी।
उसके बाद आपके कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे 5% का प्रावधान है। इतना क्लियर हुआ। तो हमारे सोर्सेस मैंने दिखा दिया। बाकी ये पीआईबी का ओरिजिनल सोर्स, यहाँ से हमने ये बनाया था अपना जो मैगजीन का कटआउट है। क्लियर हुआ। तो ये ओरिजिनल सोर्स में आप पढ़ सकते हो। अब आते क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप बोलोगे कि सर मान चलो हम नहीं पढ़े होते, ठीक है, हम क्योंकि पुराना स्कीम हो गया, हम आपका फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए था? फिर मैं बोलूंगा एकदम करना चाहिए था। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। पहला स्टेटमेंट देखो, पीएमएफबीवाई प्रोवाइड रिस्क इंश्योरेंस टू फार्मर अगेंस्ट क्रॉप डैमेज ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क। ऑब्वियसली बात है, यही पर्पस होगा ना। ये एक नॉर्मल बच्चा भी होगा, अगर उसको बताया जाएगा कि क्रॉप से रिलेटेड इंश्योरेंस है। नॉर्मल बच्चा मतलब मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ जो प्रिपरेशन कर रहा है ना, 2-3 साल के बच्चे नहीं। तो अगर क्रॉप इंश्योरेंस है तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो क्रॉप आपके डैमेज होते हैं ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क, उसके अगेंस्ट में ही मिलेगा, है ना। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। अब आते हैं दूसरा स्टेटमेंट, पीएमएफबीवाई प्रोवाइड रिस्क कवरेज ऑफ 2 लाख इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंजर्ड। अब यहाँ पे आपके कान खड़े होने चाहिए। आप सोचोगे कि यार यहाँ पे तो फसल बीमा योजना है, मतलब यहाँ पे हम क्रॉप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इंसान को आपके इंश्योरेंस मिल रहा है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख का प्रावधान है। यार आप खुद सोचो ना, ये आपके लाइफ इंश्योरेंस थोड़ी ना है, ये आपका क्रॉप इंश्योरेंस है। लग रहा है लॉजिक? तो ये काटो, टू काटते ही आप देखो एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। ऐसे होता है, जरूरी नहीं है यार कि हर चीज आपको पढ़ के जाना होता है। तीसरे में आओ, पीएमएफबीवाई इंश्योर्स फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। ऑब्वियसली बात है ना, इंश्योरेंस अगर आप प्रोवाइड करिए गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का यही तो पर्पस है ना कि यार फार्म अगर मान चलो क्रॉप्स लॉस भी हो रहा है तो जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है वो रुके ना, है ना। तो थर्ड भी आपके जनरल है, सही हो जाएगा। मान चलो थर्ड नहीं पता भी, रुको 2 मिनट, रुको। फोर्थ पे आ जाओ, पीएमएफबीवाई प्रोवाइड अ रिस्क कवरेज ऑफ 2 लाख फॉर कंप्लीट डिसेबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड। अब देखो, इंश्योर्ड मतलब क्या होता है? जिसको हम देते हैं, मतलब बेसिकली इंश्योरेंस देते हैं, उसी को इंश्योर्ड बोलते हैं हम, राइट। तो डिसेबिलिटी के लिए मिल रहा है क्या यार? फिर वही लॉजिक है ना, ये तो यार क्रॉप इंश्योरेंस है ना, लाइफ इंश्योरेंस थोड़ी ना है आपके। तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है तो ना ही आपके डेथ पे मिलेगा, ना ही आपके डिसेबिलिटी पे मिलेगा। और अगर कुछ इतना इंपॉर्टेंट प्रोविजन होता, मान चलो भाई गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं भाई हम फसल के साथ साथ जो फार्मर्स हैं उनके लाइफ पे भी प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे मेंशन होता है ना। आप पूरा ये आर्टिकल आप पढ़ लेना, ये शेयर कर दूंगा मैं आपको पीडीएफ, ठीक है। पूरा आर्टिकल पढ़ लेना, कहीं पे भी आपको ये मेंशन है 2 लाख का। यहाँ पे आप पूरा हमारा मैगजीन पढ़ लो, कटआउट पढ़ लो, कहीं पे मेंशन नहीं है। तो जब आपने कहीं पढ़ा ही नहीं है तो ये कैसे हो सकता है प्रोविजन? और दूसरा लॉजिक मैंने बता दिया कि ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, क्रॉप इंश्योरेंस है। तो फोर्थ भी गलत हो जाता। तो देखो 1 और 4 गया, 2 और 3 गया, तो आपका 1 तो सही होगा ही, इसके लिए आप श्योर हो। और वैसे भी जनरल स्टेटमेंट था, और थर्ड भी मैंने बता दिया क्योंकि जनरल स्टेटमेंट था, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर हुआ सब? आगे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। तो आपको याद होगा कि प्रचंड प्रहार सीरीज में मैंने रिसेंटली इंटरनेशनल रिलेशन की वीडियो ली थी, ठीक है। 1 शॉट में जितने भी आपके 6 महीने में इंटरनेशनल रिलेशन के न्यूज़ थे उन सबको मैंने कवर करा दिया था, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको ये रेफरेंस मिल जाता, सार्क हमने कवर करा है। बाकी जिन बच्चों ने ब्रह्मास्त्र प्लस का कोर्स ले रखा है, वो हमारा कोर्स होता है जिसमें हम लोग ब्रह्मास्त्र, ये मैगजीन जो होते हैं, पीडीएफ देते हैं, क्विज देते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको, और ये एक्स्ट्रा एज डॉक्यूमेंट देते हैं जिसमें आपके सारे इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है कवर्ड है। तो यहाँ पे आपको इसका रेफरेंस मिल जाता है। अब ये मैंने वीडियो में आपको ये बताया था कि ठीक है कि सार्क में जो फाउंडिंग मेंबर है वो इंडिया के इमीडिएट नेबर है, लेकिन जो अफगानिस्तान है इंडिया का इमीडिएट नेबर नहीं है। इसने 2007 के राउंड ज्वाइन किया था। तो अफगानिस्तान सिर्फ आप एलिमिनेट कर लोगे ना, तो 4 कट गया यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, इंडिया, नेपाल एंड मालदीव्स, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। फिर आ जाओ आगे, द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज मेजर्ड बाय। क्या ये हमारे सोर्सेस में कवर्ड है? एकदम कवर्ड है। जिन बच्चों ने ब्रह्मास्त्र प्लस ले रखा है ना, उनको एक एक्स्ट्रा एज दिया जाता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे ये कवर्ड है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हम किन किन इंडिकेटर्स के बेसिस पर देखते हैं। तो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। अब सारे आप ऑप्शन पढ़ लो। मेजरिंग ईच पर्सन ओवरलैपिंग डेप्रिवेशन अक्रॉस द इंडिकेटर इन द हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे क्या दे रखा है? वेल्थ, इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गलत है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है? हेल्थ, हैप्पीनेस, ऑनरशिप ऑफ व्हीकल, एकदम गलत है। और यहाँ पे दे रखा है वेल्थ, इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी गलत है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? इजी क्वेश्चन था ये, वैसे भी आपको पता होगा, है ना, स्टैटिक है ये आपका। और हमारे ब्रह्मास्त्र प्लस में जो एक्स्ट्रा एज का डॉक्यूमेंट मिलता है वहाँ पे भी कवर्ड है। फिर आ जाओ यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सनराइज सेक्टर, ठीक है। तो ये जो सनराइज सेक्टर है ये हमारे सोर्सेस में कवर्ड नहीं है, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, राइट। तो ये क्या क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे? छोड़ भी सकते थे, लेकिन मेरे जैसा इंसान होता तो मैं अटेम्प्ट करने का जरूर प्रयास करता। मैं 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही लेता, क्योंकि सनराइज सेक्टर का मतलब मुझे पता है कि अभी जो सेक्टर इमर्ज हो रही है ना, जिसका ग्रोथ हमें देखने को मिला है, जिसमें पोटेंशियल है कि आगे जाके उसका जो बोलते हैं ना, जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, प्रॉफिट उसका बहुत ज़्यादा हो जाए, राइट, यूनिकॉर्न में आ जाए, तो वैसे सेक्टर्स को हम सनराइज सेक्टर बोलते हैं। तो अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमें पता है कि अभी सनराइज सेक्टर में नहीं आता है। सर्विसेज सेक्टर बहुत पहले हो चुका है,
इसका ग्रोथ बहुत पहले हो चुका है, ठीक है। तो सर्विसेज सेक्टर को भी मैं एलिमिनेट कर देता। अब बचता है मेरे पास फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर। तो यार कंफ्यूज होता तो इन्हीं दोनों में तो होता, बट फिर भी मैं रिस्क ले लेता, ठीक है। 50% पे पहुंच जाता तो आप यहाँ पे रिस्क ले सकते थे। तो यहाँ पे अब लक की बात है, फूड प्रोसेसिंग मार के आते तो आपका आंसर सही हो जाता, टेक्सटाइल मार के आते तो आपका आंसर गलत हो जाता। क्लियर हो इतना? तो ये हमारे कहीं पे सोर्सेस में कवर्ड नहीं था, दैट्स वाई वी आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। और हम ये भी नहीं कहते कि सीए में 100% कवरेज आपको मिल जाएगी, लेकिन हम हमेशा गारंटी लेते हैं। और मैं अभी आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ, 80 to 90% हमारे मैगजीन से हिट हो रहे हैं, ठीक है। हमारे जो भी सोर्सेज हैं, वीडियोज़ हैं, उससे हिट हो रहे हैं। आगे आओ। The government India has announced 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus to ensure 100% procurement and MSP of। तो गवर्नमेंट पल्सेस में कुछ वैरायटी पे आपके 100% MSP प्रोवाइड करती है। तो ये यार मैं ना 3 से 4 बार बताया हूँगा। जो मेरी ब्रह्मास्त्र फॉलो करते हैं, आप हाथ दिल पे हाथ रख के बोलना, ये मैंने बताया था कि नहीं ट्रिक, कि जो पल्सेस वाले पल्सेस के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, तुम ठीक है। तूर हो गया, उड़द हो गया और मसूर हो गया, इस पे गवर्नमेंट क्या करती है, MSP प्रोवाइड करती है। ये मैंने बहुत बार बताया होगा, जो बच्चे फॉलो करते हैं उनको पता होगा। और बाकी ये देखो, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ये भी हमारे मैगजीन में कवर्ड है। किसमें? नवंबर वाले ब्रह्मास्त्र में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो फोकस क्रॉप कौन सा है, तूर हो गया, उड़द हो गया और मसूर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, तूर, उड़द एंड मसूर। क्लियर हो इतना? कवर्ड कराया हमने, अच्छे से कवर कराया, ट्रिक भी मैंने बताया वीडियो के दौरान। अब बहुत सारी चीज़ें होती है कि मैं वीडियो में बता देता हूँ, हो सकता है मैगजीन में एज इट इज़ नहीं लिखा हुआ मिले, ठीक है। मैं उसका भी अभी प्रूफ दिखाऊंगा आपको, राइट। आज पूरा एकदम तैयारी के साथ आए, जैसे आप लोग चैलेंज करते हो ना हमें, तो हम भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि बहुत बार बहुत बच्चे होते हैं जो मिसगाइड करते हैं दूसरे बच्चों को, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो नहीं रहा होता है। तो उनका बस ये मकसद रहता है कि हमारा तो नहीं हुआ, तो यार जो जिनको बेनिफिट हो रहा है ना, उनको ही भटकाया जाए। और यार बच्चे इनोसेंट होता है ना, वो कमेंट 4 पढ़ेंगे और वीडियो को स्किप कर देंगे, उनको लगेगा कि वीडियो देखना क्यों ज़रूरी है। तो आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा। लेकिन यार मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रस्ट किया है तो ट्रस्ट कीजिए, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे बिम्स्टेक। अब देखो ये वाला जो न्यूज़ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये डायरेक्टली आपके यूपीएससी इंस्पायर्ड है, ठीक है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 में आपके बिम्स्टेक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और मैं आपके सेम क्वेश्चन का डिस्कशन किया था आपके इंटरनेशनल रिलेशन वाली वीडियो में। अब मैं आपको बता भी दूंगा। अब देखो कितना ये ऐसा ना, अब ऊपर बिम्स्टेक पढ़ के इसका आंसर नहीं कर सकते थे। अब हम आते हैं कि कैसे हमने इसको कवर कराया था। तो एक तो आपको एक्स्ट्रा एज में इसका कवरेज मिल ही जाएगा, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने ये वीडियो में स्क्रीनशॉट भी लगाया कि वीडियो में मैं इस पॉइंट पे आपके ये चीज़ डिस्कस किया था। अब मैं थोड़ा सा आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रूफ, कि बहुत सारी चीज़ें ना आपको एज इट इज़ डॉक्यूमेंट में देखने को नहीं मिलेगी, बट मैं क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको डिस्कस कर रहा होता हूँ। और आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने बाकायदा आपके CSC 2025 का क्वेश्चन लगाया था और बताया था कि बिम्स्टेक को आपको ऐसे कवर करना है। तो बस 5 मिनट के लिए आप वीडियो देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैं चलाने जा रहा हूँ। सेवन नेशन वन इंडिया मेलोडी। इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजर कौन सा? ICCR, मतलब इंडिया काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। बाकी आप बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल आपको क्योंकि लास्ट ईयर हुआ है, तो आप जरूरी है कि वो आपसे इससे पूछना, आपको डायरेक्ट बिम्स्टेक से सवाल बनेगा। अब बिम्स्टेक से सवाल कैसे बनता है, तो देखो डायरेक्ट मैंने जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पूछा गया था उसी से। तो कभी भी ना आपको कुछ ना समझाए कि मुझे किस डेप्थ में पढ़ना, किस तरीके से पढ़ना, तो QIQ रेफर करो, मतलब QIQ आपका एक गाइडिंग लाइट होता है। तो आप देखो जैसे बिम्स्टेक में लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन पूछा सिविल सर्विसेज में। तो देखो मैं यहाँ पे आपको वही बता रहा हूँ है ना कि बिम्स्टेक में कैसे सवाल पूछा है। तो पहले मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैंने आपको एक्टिव रिकॉलिंग कराया। आगे देखते हैं। ये एक क्वेश्चन से आपका बिम्स्टेक रिवाइज हुआ है, मैं आपको रिवाइज करा के दिखाता हूं कैसे। जैसे इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स टिल जनवरी 2025, ऐसा है क्या? हां, इसके अभी टोटल 7 मेंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। ओरिजिनली 7 नहीं थे, ठीक है। बाद में आपके नेपाल ने भूटान ने ज्वाइन किया, ठीक है। शुरू में ये सारे नहीं थे, पहले आप सब बिम से याद रखो। जैसे बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है। ये 4 थे इंक्लूडिंग थाईलैंड। तो ये आपका बैंकॉक डिक्लेरेशन है, आपका बिम्स्टेक का फॉर्मेशन है, ये चीज याद रखना। बिम्स्टेक का फॉर्मेशन कब हुआ था? बैंकॉक डिक्लेरेशन। अब यहां पे सेकंड स्टेटमेंट देखो, तो पहला तो सही हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? टू एग्जिस्टिंग विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन 1999। तो ढाका नहीं है, देखो कंफ्यूज कर देना ढाका डिक्लेरेशन से। यहां पे कौन सा होगा? आपका बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो ये सब वीडियो मैं इसलिए बोलता हूँ आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैं एक एक पॉइंट पे आपको हाईलाइट कराता हूँ कि यूपीएससी कहाँ पे आपको ट्रैप करती है, कहाँ पे आपको फंसाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये वीडियो, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहां से सेकंड काट दो, तो 2 ऑप्शन कैसे एलिमिनेट हो गया आपके। अब आओ, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और फाउंडिंग मेंबर स्टेट्स ऑफ बिम्स्टेक। अब यहां पे देखो कान खड़े होने चाहिए। मैंने क्या बताया, जो नेपाल है ये आपके बाद में 2004 के राउंड आपने किया था, ठीक है। फॉर्मेशन हुआ था 1999। तो फाउंडिंग मेंबर कौन है? जो फॉर्मेशन के दौरान मतलब उस टाइम पे होंगे, राइट। तो फाउंडर में बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, नेपाल नहीं था। तो नेपाल लेके ये भी रिजेक्ट कर दिया स्टेटमेंट। तो थर्ड भी गलत, ठीक है। तो वैसे यहां से हट गया था ऑप्शन से। फिर आ जाओ फोर्थ, इन बिम्स्टेक सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया। मतलब आपने बिम्स्टेक कभी पढ़ा होगा ऊपर, लेकिन अब आपको पता लगा कि हमें बिम्स्टेक में सब सेक्टर भी पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि बिम्स्टेक जो है ना, इस सेक्टर प्रायोरिटी एरियाज के बीच में डिवाइड किया। समझ आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूँ? सब सेक्टर भी पढ़ना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक्टिव रिकॉलिंग भी कराऊंगा। देखो ये कैसे इंस्पायर्ड क्वेश्चन, वही मैं बता रहा हूँ आपको। CSC 2025 से आपके क्वेश्चन इंस्पायर्ड था। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन इन्होंने स्टेटमेंट उठा के बस उसको रिफ्रेम करके बना दिया है। जैसे जो 7 मेंबर नेशन है, 7 मेंबर नेशन को एक सेक्टर डेडिकेट किया गया है। उस सेक्टर से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी या जो भी डिसीजन होगा वो पर्टिकुलर कंट्री लेगी, ठीक है। 7 सेक्टर क्या क्या है यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आपको ये याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट पहला हो गया, फिर एनवायरनमेंट हो गया, फिर सिक्योरिटी रिलेटेड हो गया, फिर एग्रीकल्चर और फूड सेफ्टी रिलेटेड हो गया, फिर पीपल टू पीपल कांटेक्ट जिसमें टूरिज्म भी आ जाता है आपका, ठीक है। कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी हो गया, राइट, सिक्योरिटी हो गया, सिक्योरिटी तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ये 7 हो गया आपके जो प्रायोरिटी एरियाज है। हर एक कंट्री एक उसको सेक्टर डेडिकेट किया गया। तो जैसे जो आपका थाईलैंड है उसको क्या मिला हुआ है, कनेक्टिविटी मिला हुआ है, कनेक्टिविटी एंड प्रायोरिटी। ठीक है, वैसे इंडिया को क्या मिला हुआ है, सिक्योरिटी मिला हुआ है, राइट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया को सिक्योरिटी मिला हुआ है और इसको थाईलैंड को कनेक्टिविटी मिला हुआ है। पीपल टू कॉन्टैक्ट या टूरिज्म जो है उसको मिला हुआ है, नेपाल को मिला हुआ है, नेपाल को, राइट। और नेपाल 2004 में ज्वाइन किया था। फिर आगे एग्रीकल्चर से लेकर चलिए इसको भी बोल दिया, म्यांमार को दी गई है। अब जैसे मैं तो अभी बोल रहा हूं, लेकिन आपको नोट कर लेना और जब आप पढ़ रहे हो तो सारी चीजों को ध्यान रखना, राइट। सिक्योरिटी मैंने बता दिया, एनवायरमेंट से लेकर इसको मिला हुआ है, भूटान से मिला हुआ है, ठीक है, भूटान को मिला हुआ है। आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पे सारी आपको सब सेक्टर्स बताई है। आ जाओ वापस से क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, Thailand is the lead country of its connectivity sector. India is the lead country of its security sector. Its secretariat is located in Dhaka. ठीक है, और बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे जो देखो ट्रिक क्या किया, यहाँ पे आपके डी स्टेटमेंट सही था, ठीक है, यहाँ पे आपके डी स्टेटमेंट सही है। अभी हम देख रहे हैं कनेक्टिविटी में इंडिया आपका सही है, सेक्रेटरिएट इसका ढाका में लोकेटेड है। पाकिस्तान कब से बन गया मेंबर, समझ रहे हो। तो देखो ये ट्रैप हो गया आपका, ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो ऐसे यूपीएससी आपको फंसाता है, इसलिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। और जब भी आप इन सारे वीडियोस को देख रहे हो तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा। आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा। तो वीडियो ही मैंने बस आपके प्रूफ के लिए ही चलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन से पूछ लिया, तो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन के बारे में हमने एक्स्ट्रा एज में दे रखा है ना। ये ब्रह्मास्त्र प्लस का अगर आप कोर्स परचेज करते हो तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा एक्स्ट्रा एज डॉक्यूमेंट। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द पावर टू ऑथराइज अ पीस कीपिंग ऑपरेशन इज एक्सक्लूसिवली वेस्टेड विद द जनरल असेंबली। तो यहाँ पे देखो ये सिक्योरिटी काउंसिल है और ये हमने ब्रह्मास्त्र में कवर कराया था, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा ऑथराइजेशन में, मिशन अप्रूव्ड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल थ्रू रिजोल्यूशन। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, पहला स्टेटमेंट हो जाएगा आपका गलत। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन आर डिप्लॉयड विद द कंसेंट ऑफ द मेन पार्टीज ऑफ टू द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे दे रखा है कि ये जो यूएन पीस कीपिंग है ये आपके कंसेंट ऑफ द इन्वॉल्व पार्टीज इन अ कॉन्फ्लिक्ट इनके कंसेंसस से होता है। क्लियर हुआ। सो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन आर डिप्लॉयड विद द कंसेंट ऑफ द मेन पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट। तो 2 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 ओनली। क्लियर हुआ। तो ये भी हमें ये भी आपको हमारे ब्रह्मास्त्र प्लस वाले कोर्स में मिल जाएगा। ये एक्स्ट्रा एज डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है। और आपको ये अब प्रूफ मिल ही गया होगा कि कैसे ये डॉक्यूमेंट्स आपके 3-4 क्वेश्चन सही करा ले गए, है ना। उसके बाद आ जाओ स्मार्ट विलेज। स्मार्ट विलेज भी हमने हमारे मैगजीन में कवर्ड नहीं था। ठीक है, छोटे छोटे पैचेस में पीआईबी में था। ऐसा नहीं था कि हम जब पीआईबी चेक कर रहे थे तो हमें दिखा नहीं था, ये हमें दिखा था, बट जानबूझ के हमने इसे छोड़ दिया था क्योंकि जो न्यूज़ था ना वो ऐसा था कि स्मार्ट विलेज आपके जाके मिनिस्टर जाके राजस्थान में इनॉग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, या वैसे कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको लीव किया। इसके लिए हमने डायरेक्ट आपके देखो ये क्वेश्चन आप नॉर्मली कहीं से नहीं भी पढ़े होते ना, ये भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेते। और ये किससे इंस्पायर्ड क्वेश्चन था, 2024 सीएपीएफ में आया हुआ था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो इसी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। अब स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, अगर स्टेटमेंट जनरल है तो आप डायरेक्ट सही मार के आओ, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो देखो इसका क्या लिखा, मतलब दिस इज अ पायलट प्रोजेक्ट विच फोकसेस ऑन इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है, स्मार्ट विलेज की बात कर रहा है तो इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट की बात करेगा। पहले स्टेटमेंट में कुछ ट्रैप करने का है ही नहीं, तो पहला सही हो गया। दूसरा देखो, द डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज दैट सीएसआईआर इज फॉलोइंग द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ लैंड टू लैब। अब देखो यार, यहाँ पे स्मार्ट विलेज की बात कर रहा है। विलेज में क्या होता है, आपके लैंड होता है, ठीक है, स्मार्ट मतलब आपके टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो लैंड टू लैब जो भी ये वाला एक स्लोगन था सीएसआईआर ने दिया था स्मार्ट विलेज को लेके, तो ये भी आप लॉजिक से सही कर सकते थे स्टेटमेंट। इन इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ विलेजेस थ्रू इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज। तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से के हेल्प से विलेजेस की कंडीशन को इंप्रूव करना, यही आपके एम था स्मार्ट विलेज प्रोग्राम का। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बोथ 1 and 2। बाकी सोर्सेस मैंने बता दिया, पीआईबी में डायरेक्टली हमारे मैगजीन में कवर्ड नहीं था, राइट। और यहाँ पे देख सकते हो 2024 का जो सीपीएफ का क्वेश्चन था ये भी तो ऐसे ही था ना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पे। पहला क्वेश्चन क्या है, इट एम्स एट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड विलेजेस। एकदम सही बात है ना। ये बॉर्डर विलेजेस को भी डेवलपमेंट करने की बात कर रहा था, जो आइडेंटिफाइड विलेजेस उसको डेवलप करने की बात कर रहा था। दूसरा स्टेटमेंट देखो, फेयर फेस्टिवल स्पोर्ट्स मीट आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर दिस प्रोग्राम। तो ये भी सही है ना, यहाँ पे एक्सेट्रा लगा दिया तो स्कोप बढ़ा दिया है। तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है, इसलिए ये भी सही हो गया। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी बोथ 1 and 2। तो यही मैं बोलता हूँ कि पीवाईक्यू जब आप एनालाइज करते हो ना, तो आपको ये भी सोचना है कि अगला कैसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है यूपीएससी। और आप मेरी जितनी भी वीडियो देखोगे उसमें मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है पीवाईक्यू पे, समझ आ रहा है। तो इससे इंस्पायर्ड क्वेश्चन था। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं, एनालाइज करके जाते, तो ये भी क्वेश्चन आप बोथ 1 and 2 के साथ चले जाते हैं। और मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर जनरल स्टेटमेंट है, अगर मिलता जुलता कोई स्टेटमेंट बन रहा है तो गो फॉर इट, है ना, उसको सही मार के आओ, राइट। फिर आगे आइए, अब हम आउटकम देखते हैं इस एनालिसिस से। तो ये था हमारा 22 क्वेश्चन। तो इसमें आप देख पा रहे होगे कि हमने हमारे जो मैगजीन से डायरेक्ट हिट किए 13 क्वेश्चन, ठीक है। हमारे जो एक्स्ट्रा एज से हिट किए वो 4 से 5 क्वेश्चन। तो टोटल कितने हो गए, 17 क्वेश्चन हो गए जो हमारे सोर्सेज से डायरेक्टली थे, राइट। 5 क्वेश्चन जो थे उसमें मैंने क्या बताया कि इसको आप लॉजिक से सॉल्व कर सकते थे।
तो अगर आप इतना कॉम्प्रिहेंसिवली कर लेते ना, मैं ये भी बता रहा हूँ कि अगर आपके 15 to 16 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, मतलब समझ जाओ कि आप मतलब आपका सार्थक हुआ जो आपका करंट अफेयर फॉलो करना, सोर्सेस फॉलो करना। और जो भी बच्चे जिनको भी बेनिफिट मिला है, बस आप लोगों से यार हम कुछ और डिमांड कभी नहीं करते हैं। जो भी हमारे कोर्सेज में इनरोल्ड हैं या जो भी फ्रीली मुझे फॉलो करते हैं ब्रह्मास्त्र मैगजीन, अचीव CAPF पे, ठीक है, यूट्यूब वीडियो फॉलो करते हैं, आप यार कमेंट में जरूर टाइप करके बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट मैटर करता है हमारे लिए। तो आप कमेंट में ये लिख के बताइएगा कि आपको बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, जो हमारी करंट अफेयर की वीडियोस होती है उससे आपको बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, पहले से आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये छोटा अपील करता हूँ, आप फ्री हो, है ना, बाकी डिस्क्रिप्शन आपका है। तो क्या आउटकम निकलता है हमारे इस एनालिसिस से कि आपको PIB पे रिलाई करना है। ठीक है, खुद से पढ़ना चाहते हो, वेल एंड गुड, आप खुद से पढ़ सकते हैं, कोई मैगजीन लेने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेटिव हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि अचीव CAPF का ब्रह्मास्त्र प्लस ब्रह्मास्त्र जो मैगजीन है उसको खरीद लीजिए। उसमें भी हम लोग मोस्टली PIB का जो मोस्ट ऑफ द कवरेज है उसको कंप्लीट करते हैं। क्लियर हुआ। दूसरा जो आउटकम था वो क्या था, ये हमने देखा कि 30% से ज्यादा क्वेश्चन आपके प्योर लॉजिक और एलिमिनेशन से हमने सॉल्व कर लिया। समझ आया। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में सिर्फ आप नॉलेज बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप लॉजिक और एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। तीसरा जो आउटकम निकला वो क्या निकला कि यार देखो दिसंबर 2025 से ना 50% ज्यादा क्वेश्चन आपके दिसंबर 2025 से आए थे। और आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जो आपके LDC वाला एनालिसिस था और CGS का करंट अफेयर एनालिसिस था, जिसने नहीं देखा जाके देख सकता है, सेम चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो वहां पे हमने क्वेश्चन देखा था, यूपीएससी दिसंबर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा। तो इससे हमें क्या हिंट दे रहा है यूपीएससी कि CAPF में भी आपके दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट मंथ रहने वाला है। बाकी मंथ भी इंपॉर्टेंट है, बट दिसंबर का आपको एक भी न्यूज नहीं छोड़ के जाना है। समझ आ रहा है। ये हमने एनालिसिस के थ्रू ये आउटकम निकाला। फिर तीसरा देखो, 80% क्वेश्चंस डुएबल फ्रॉम अचीव CAPF सोर्सेस। तो जो भी आप हमारी सोर्सेस फॉलो करते हो तो उससे 80% क्वेश्चन आपके डुएबल थे। पांचवा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। CDS में कम पूछा सवाल, बट दैट डजंट मीन कि आप छोड़ के जाओगे, है ना। इसको आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि CAPF में पक्का 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आ जाओ स्ट्रेंथन योर स्टैटिक। तो इसको तो यार इट इज नॉन नेगोशिएबल, मतलब स्टैटिक को तो मतलब कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। एक बार को करंट अफेयर छोड़ के चले जाओ, स्टैटिक छोड़ के नहीं जा सकते। तो ऑलवेज रिलाय ऑन स्टैटिक, करंट अफेयर उसके बाद आता है। क्लियर हो इतना। आप मेरी वीडियोस भी देखते होगे तो मेरा बहुत फोकस रहता है पीछे के स्टैटिक एक्सप्लेनेशन में। करंट अफेयर की न्यूज़ तो 2-3 लाइन की ही होती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का आपको मोटो समझ आ गया। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हो कि अब आपको हमारी चीज़ें फॉलो करनी है कि नहीं करनी है, ट्रस्ट करना है कि नहीं करना है, टोटल आपका डिस्क्रिप्शन है। एग्जाम आपका तो चॉइस भी आपका होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।